दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी की जो कि मुझे इंटरनेट पर मिली थी। इस स्टोरी में एक फेमस सिंगर है जो कि कुवैत की है। बहुत सारे लोगों ने इस इंसिडेंट का जिक्र करा है। इनफैक्ट इसके ऊपर पूरी एक पुलिस में कंप्लेंट करी गई है और ये इंसिडेंट इतना डरावना है कि पूरा देश इस इंसिडेंट के बाद खौफ में जीने लगा था। और जिस औरत की मैं बात कर रहा हूँ वो कुवैत की वन ऑफ द टॉप सिंगर्स में से एक थी। उसने तो आज के टाइम पर गाना ही छोड़ दिया है और उसने ऐसा क्यों करा ये आज की स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चलेगा। जिस सिंगर की बात हम कर रहे हैं उसका नाम नोरा है और ये पूरा किस्सा 1997 में हुआ था। नोरा कुवैत में अपनी सिंगिंग को लेकर बहुत फेमस थी। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी मतलब लिटरली मुर्दे भी उठ जाएं। नोरा का अपना एक प्रॉपर ग्रुप था, एक बैंड ग्रुप, एंड ये सब मिलकर वेडिंग्स में जाया करते थे और वहाँ पर गाया करते थे। कुवैत में शादियों में सिंगर्स को बुलाया जाता है और उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा भी जाता है। मतलब कि सिंगर्स ही हैं जो वहाँ पर ऐसे फंक्शंस पर चार चांद लगाते हैं। वहाँ पर वेडिंग कितनी धूमधाम से मनाई जाती है इसका पता खाना या डेकोरेशन से नहीं बल्कि वहाँ के माहौल से चलता है, जो कि पूरे तरीके से सिंगर्स ने ही क्रिएट करा होता है। और इसीलिए नोरा को कई सारी वेडिंग्स में बुलाया जाता था अपना जादू बिखेरने के लिए। अब ऐसी एक समर की बात है, नोरा एक वेडिंग से परफॉर्म करके अपने घर में आई होती है। थकी हारी नोरा रेस्ट करने का सोचती है कि तभी उसके लैंडलाइन पर कॉल आती है। उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे तो लैंडलाइन होती थी, उसमें कॉल आती है। नोरा उसको पिक करती है। सामने से एक आदमी होता है जो कि एकदम क्लासिक अरेबिक में बोल रहा होता है। अच्छा, क्लासिक अरेबिक इस समय पर भी बोलना थोड़ा सा मुश्किल था। मतलब कि जैसे अभी के समय में हम हिंदी बोलते हैं लेकिन एकदम वो क्लासिक हिंदी नहीं बोलते, राइट। और अगर हमारे सामने कोई एकदम क्लासिक हिंदी बोलने लग जाए तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसने ये सब कहाँ सीखा या फिर ये किसी पुराने ज़माने से आया क्या। सेम ऐसे ही नोरा को भी लगा था। जिससे उसकी बात हो रही थी वो आदमी बहुत क्लासिक और बहुत पुराने टाइप की अरेबिक बोल रहा था। तो नोरा ने भी उससे पूछा कि भाई आपकी इतनी अच्छी अरेबिक आपने कहाँ सीखी। तो उसने कहा हमने सीखी नहीं है, हमें बस आती है। नोरा को भी लगा कि शायद वो आदमी या फिर बहुत एजेड होगा या फिर उसका इंटरेस्ट क्लासिक अरेबिक में ज़्यादा होगा। नोरा उससे आगे की बात करती है। वो आदमी बताता है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है और वो नोरा को इनवाइट करना चाहता है अलॉन्ग विद हर बैंड टू परफॉर्म। नोरा अपना शेड्यूल चेक करती है एंड लकीली जिस डेट के लिए वो आदमी बुला रहा था वो डेट्स नोरा की फ्री थी। तो नोरा बोलती है हाँ मैं फ्री तो हूँ इस डेट पर। अब ये लोग चार्जेस की बात करते हैं, पैसों की, और वो आदमी उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। लाइक अभी तक नोरा ने जितनी भी वेडिंग्स में जाकर परफॉर्म करा है, जितना भी वहाँ पर चार्ज करा है, ये आदमी उससे 10 गुना ज़्यादा ही दे रहा था। तो नोरा भी बड़ी हैरान हो जाती है कि यार इतना पैसा, हो सकता है कोई बहुत बड़ा बहुत अमीर आदमी होगा। अच्छा ठीक है, अब नोरा भी इसको हाँ कर देती है। अब वो आदमी जो ये वेडिंग हॉल होता है जहाँ परफॉर्मेंस करने वाली थी नोरा, उसको वो एड्रेस भेजता है। ये जो एड्रेस होता है, ये जो इनकी मेन सिटी होती है ना, इससे काफ़ी बाहर जाकर होता है। मतलब कि मेन सिटी के भी 20-30 किलोमीटर आगे जाकर वो लोकेशन पड़ती है। वो आदमी बताता है कि सिटी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक वाटर टावर था, आप उसी वाटर टावर पे आ जाना और वहाँ पर मेरा ड्राइवर आएगा, वो आपको पिक कर लेगा एंड देन वो डेस्टिनेशन पर ले आएगा। नोरा भी ज़्यादा सोचती नहीं है और हाँ कह देती है। नोरा को अगले ही 2 दिन में एक एनवेलप आता है, उसी के अंदर सारे पैसे होते हैं, मतलब कि सब कुछ एडवांस में मिल जाता है। अब अगले 2-3 हफ्ते तक नोरा और उसका पूरा क्रू ये सब गाने की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स, कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और कुछ वहाँ के बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं, वो सब चीज़ें ये परफॉर्म करते हैं। और वेडिंग से पहले हमेशा ये लोग प्रैक्टिस करते थे तो वही करते हैं। अच्छा, मैं आपको नोरा के क्रू के बारे में बता देता हूँ। नोरा के क्रू में होती है लैला जो कि आउद प्ले करती थी। आउद गिटार जैसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें स्ट्रिंग्स होती है, सब कुछ गिटार जैसा ही लगता है बट नॉट एग्जैक्टली गिटार। दूसरी मरियम होती थी जो कि ड्रम्स बजाती थी एंड देन फतिमा एंड सैरा जो कि बैकअप सिंगर्स होती थी और इनके साथ होता था असलम जो सारे इक्विपमेंट्स को हैंडल करता था। ये सब एक साथ 7 साल से काम कर रहे थे और इनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी थी। अब ये सब निकल पड़ते हैं वेडिंग की तरफ परफॉर्म करने के लिए। सिटी के उस कोने में जाते हैं जहाँ पर उस आदमी ने बताया था, वो वाटर टावर जहाँ होता है वहाँ पर उतरते हैं एंड देन इनके सामने 2 गाड़ियाँ होती है और ये सब उस गाड़ियों में एडजस्ट हो जाते हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर एंड देन धीरे धीरे गाड़ियाँ रेगिस्तान की तरफ चलने लग जाती हैं और धीरे धीरे पीछे जो सिटी का व्यू था वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। रात के समय पर सिर्फ चांद की रोशनी के बीच ये पूरे रेगिस्तान के बीचों बीच होते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा होता, सिर्फ सामने वाले को आगे वाली गाड़ी दिख रही होती है और आगे वाली गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी, दैट्स इट। अब ये ऑलमोस्ट 1-2 घंटे से चल रहे थे। तब इनको सामने एक आदमी दिखता है
जो कि अपने ट्रेडिशन अटायर में था, जैसे नॉर्मली अरब के हबीबीज रहते हैं वैसे अटायर में। वो इनको देखकर आने के लिए इशारा करता है एंड देन अपनी गाड़ी में बैठकर इनके आगे चलने लगता है। अब वो जो गाड़ी होती है जिनमें नोरा और उसके क्रू होते हैं, वो गाड़ियाँ उस आदमी की गाड़ी के पीछे पीछे चलती है। तकरीबन आधा घंटा और चलने के बाद ये लोग आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने एक बहुत बड़ा मेंशन दिखाई देता है। ये मेंशन दिखने में बहुत बड़ा होता है। कुवैत में जितने भी मेंशन नोरा ने देखे थे, ये मेंशन उससे डबल ट्रिपल साइज में था। ये मेंशन पूरा लाइट से जगमगा रहा होता है और प्रॉपर्ली डेकोरेटेड होता है। नोरा और उसके क्रू मेंबर्स को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस जगह पे आकर, मतलब सिटी से इतनी दूर आकर एक सुनसान से इलाके में इतना बड़ा और खूबसूरत मेंशन होगा। अब नोरा और उसका पूरा क्रू उन गाड़ियों से उतरता है और वो सब मेंशन को देख ही रहे होते हैं कि तभी नोरा पीछे मुड़कर गाड़ी वाले को थैंक यू बोलने के लिए जस्ट उसको ढूंढती है और वो देखती है कि पीछे कोई गाड़ी नहीं होती। नोरा एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि रेगिस्तान के बीचों बीच ये 3 गाड़ियां कहाँ चली गई। ना तो वहाँ गाड़ियां होती है, ना वो ड्राइवर जो इनको मेंशन तक लेकर आया था। अभी नोरा पीछे मुड़कर उन सबको देख ही रही होती है कि सामने से मेंशन के अंदर से एक औरत आती है जिसने काफ़ी पुरानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। ये ट्रेडिशनल ड्रेस अब तो मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उस औरत ने पहनी हुई थी। वो आती है, नोरा और उनके पूरे ग्रुप का वेलकम करती है एंड देन उनको बोलती है कि आप चलिए, मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं। ये जो मेंशन होता है एक महल की तरह और अंदर से एक बहुत पुराने तरीके से सजाया गया था, मानो ये लोग कोई विंटेज थीम को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर जब ये मेंशन के अंदर एंटर करते हैं तो नोरा और उसके पूरे क्रू मेंबर्स को फील होता है कि इस मेंशन में ना बहुत तेज, बहुत हार्ड इतर छिड़का गया है और वो इतना हार्ड होता है कि सबके ना सर दर्द करने लग जाता है। इतना हार्ड, कोई भी परफ्यूम हो या कुछ भी हो, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो सर पे चढ़ने लग जाता है और यही सब इनके साथ भी हो रहा था। फाइनली ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस होने वाली थी। ये मेंशन का एकदम बीचों बीच का एरिया था और ऊपर ना छत नहीं थी, मतलब आप ऊपर देखो तो आसमान, तारे, चांद सब कुछ दिख रहा होता था। अब वो औरत इन सबको वहाँ पर दिखाती है कि आपका स्टेज है एंड देन बोलती है कि दुल्हन जो है ना वो आधी रात को पहुँचेगी, तो आप 10:30 बजे के बाद से परफॉर्मेंस करना शुरू कर देना या फिर वार्म अप शुरू कर देना। और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इससे पहले कोई भी उससे कोई सवाल पूछ सके, वो औरत गायब हो जाती है। अब नोरा और उसका क्रू वहाँ पर सेटअप करना शुरू करते हैं और फिर अपने कपड़े भी बदलते हैं जो कि वो परफॉर्म करते वक्त पहनते थे। उनका एक परफॉर्मेंस के लिए एक स्पेसिफिक अटायर होता था, लाल रंग के कपड़े और फेस के ऊपर काले रंग का हिजाब। अब उन्होंने साउंड सिस्टम ऑन करा और करीबन 10 बजे के आसपास एक क्विक साउंड चेक भी किया, लेकिन चेक के दौरान जो हुआ वो थोड़ा ऑफ था। नोरा की आवाज़ एकदम से गूंजने लगी थी, एको खाने लगी थी। इतना बड़ा आंगन, इतना बड़ा महल, लेकिन स्टिल उसकी आवाज़ एको खा रही थी। नोरा को लगा शायद कुछ थोड़ा सा टेक्निकल फेलियर होगा या फिर कुछ और रीज़न होगा, उसने इतना ध्यान नहीं दिया। अब 10:30 बजे के बाद मेहमान आना शुरू होते हैं और यहीं से सारा एटमॉस्फेयर, सारी वाइब बदलने लग जाती है। वो जितने भी लोग थे वो ऐसे एंटर कर रहे थे जैसे कि मानो कोई ग्लिच हो। एक सेकंड में जो जगह बिल्कुल खाली थी, अगले ही सेकंड पूरी मेहमानों से भर चुकी थी। नोरा या उसके क्रू मेंबर्स ने किसी को भी आते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एकदम से वहां पर आ गए। सबकी ड्रेसिंग भी एकदम सिमिलर थी। महिलाएं पारंपरिक लिबासों में थी और जो मर्द थे वो सफ़ेद दिश्ताशा में। और इनकी एंट्री का तरीका सबसे ज़्यादा वाइल्ड था। कोई अचानक दरवाजे से निकलता और कोई मोड़ के जस्ट पीछे से एकदम से वहां पर मौजूद हो जाता। ये सब हो क्या रहा था किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, मगर माहौल में डेफिनेटली कुछ तो अनकहा अनजाना चल रहा था। 20 मिनट के अंदर अंदर जितना भी आगे का आंगन था पूरा फुल हो जाता है। करीबन 300 लोग वहां पर थे या फिर उससे भी ज़्यादा। नोरा ने इनसे भी ज़्यादा ऑडियंस वाली जगह पर परफॉर्म करा था, तो इसलिए उसको ऐसा कोई घबराहट नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसने बैंड को इशारा करा और उन्होंने एक पारंपरिक स्वागत गीत से शुरुआत कर दी। वहाँ पर खड़े लोगों को ये गाना इतना पसंद आया कि वो अचानक से नाचने लगे, शोर मचाने लगे और एकदम से जो क्राउड एकदम शांत सा खड़ा था, हाइपर एनर्जी के साथ बस नाचने लगा। लेकिन कुछ तो था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। नोरा को शुरुआत में समझ तो नहीं आया, उसे कुछ अजीब तो लग रहा था, बट एग्जैक्टली क्या उसको अजीब लग रहा था ये उसको समझ नहीं आ रहा था। बट देन धीरे धीरे वो नोटिस करने लगती है, क्राउड जिस एनर्जी के साथ नाच रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत अजीब थी, बहुत अजीब टाइप से वो लोग मूव कर रहे थे। एंड देन जो सबसे डरावनी बात थी वो थी कि
सबके सब सिंक्रोनाइज्ड तरीके से नाच रहे थे। मतलब एक इंसान अगर ऐसा कर रहा है ना, तो पीछे खड़े जितने भी 50-60 जितने भी लोग हैं वो सब सेम ऐसा कर रहे हैं। किसी की गर्दन इतनी ज़्यादा मुड़ जा रही है, किसी के हाथ, कोई बहुत अजीब था वो सब। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी अदृश्य बीट पर एक ही कमांड पर चल रहे हों। अब 11:30 बज जाते हैं और ये जो अजीब सी हरकतें वहाँ पर हो रही थी वो इतनी बढ़ गई थी कि उसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया था। जिस तरह ये लोग हिल रहे थे वो लोग इंसानी नहीं लग रहे थे। उनके जोड़ों का मुड़ना कुछ ऐसा था जैसे बिल्कुल असामान्य लग रहा हो। वो बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना आपस में वैसे बात करे जैसे शादियों में आम तौर पर लोग करते हैं। बस लगातार नाचते जा रहे थे। वो सब ऐसे नाच रहे थे जैसे उन्हें हिप्नोटाइज करा हो, जैसे कि कोई रस्म चल रही हो, जैसे कि उन सबको बस एक चीज़ समझा दी हो कि ये डांस मूव है और बस वो रिपीट कर रहे हो। एक ऐसे पैटर्न में वो सब नाच रहे थे जिसे देखकर नोरा के सर में दर्द होने लगा था। कुछ मेहमान स्टेज के पास आए बधाई देने के लिए और टिप देने के लिए, जो कि शादियों में एकदम नॉर्मल बात है। एक औरत आती है जो नोरा को थोड़े से पैसे उसके हाथ में रखती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब नोरा उसके हाथों को छूती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस औरत के हाथ इतने गर्म थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नोरा ने कोई जलता कोयला पकड़ लिया हो। इतने गर्म हाथ उसके थे। नोरा फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। पर जब नोरा ने बगल में अपनी बैकअप सिंगर को देखा तो बैकअप सिंगर का चेहरा पूरी तरीके से उड़ चुका था। मतलब कि वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी। उसके आंखें बड़ी थी, मुंह खुला हुआ था और उसके हाथ जिधर उसने माइक पकड़ा हुआ था वो कांप रहे थे। नोरा समझ गई थी कि ये जो पूरा अजीब माहौल बना है ना, ये सिर्फ नोरा ही फील नहीं कर रही बल्कि बाकी जितने भी उसके क्रू मेंबर्स हैं वो सब इस माहौल को, इस अजीब सी वाइब को फील कर पा रहे हैं। नोरा अपनी बैकअप सिंगर को बोलती है कि रिएक्शन मत देना, सिर्फ परफॉर्म करो। वेल, ये लोग परफॉर्म करते रहे। रात और लंबी लगने लगी। करीबन आधी रात हो चुकी थी। ये सब लोग नाचे जा रहे थे, नोरा और पूरा क्रू परफॉर्म करे जा रहा था, लेकिन दुल्हन का तो नामो निशान तक नहीं था। और भीड़ में लोग वो बस नाचे जा रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। नॉर्मल लोग इतने समय तक नहीं नाच पाते, वो थक जाते हैं। आधे लोग तो गिरे पड़े मिलते हैं, लेकिन ये लोग सेम तरीके से नाचे जा रहे थे। इनफैक्ट और ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड तरीके से नाच रहे थे। नोरा का गला इस समय तक जल चुका था। मतलब कोई औरत अगर 3-4-5 घंटे तक गाती जा रही है बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना पानी पिए, तो उसका गला कैसा होगा। सेम वही हालत नोरा की भी हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। वो बस गाए जा रही थी। नोरा ने जितनी भी प्रैक्टिस करी थी, सारी चीज़ें उसने करी थी, नोरा को लग रहा था वो उसने आज के लिए ही करी है। और नोरा के पास में खड़ी मरियम एकदम मशीन की तरह ड्रम बजा रही थी। उसकी बाजू ऐसे लूप में चल रही थी। मतलब वो ऐसे बजाए जा रही है टाइप। वो कोई बीट तो मिस नहीं कर रही थी, लेकिन उसका जो जबड़ा था ना वो इतना कस चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम में टूट जाएगा। और फिर आधी रात के कुछ समय बाद, एग्जैक्ट टाइम नोरा को भी याद नहीं, सब कुछ बदल गया। दरअसल नोरा गाना गा रही थी, उसका पूरा क्रू परफॉर्म कर रहा था, और तब ना अचानक से ना हर जगह स्मोक होने लगा, धुआं आने लगा। नोरा को लगा शायद आप कहीं फायर क्रैक कर रहे हो या अनार वनार कुछ भी लगा दिए हो तो उसका धुआं आ जाता है। तो नोरा को भी वही लगा था कि क्रैकर्स की वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन बाद में नोरा ने जो देखा उसको समझ आ गया कि ये सब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। काश नोरा ने वो सब ना देखा होता। दरअसल जब धुआं थोड़ा सा साफ होता है तब नोरा देखती है कि उन मेहमानों की लेग्स अब पूरी तरीके से इंसानी नहीं थी। उनकी टांगें नीचे से बिल्कुल अलग लग रही थी, बिल्कुल हूव्स जैसी, काली, चिप्ड और बकरी या भेड़ के पैरों की तरह। और उन हूव्स पर वो लोग वाइल्ड एनिमल वाली मैडनेस के साथ डांस कर रहे थे। और जब वो लोग हाथ उठाकर डांस करते, उनकी फिंगर्स अननेचुरली लंबी हो जाती। उनकी फिंगर्स तो लंबी थी, लेकिन उनके नाखून बहुत ज़्यादा शार्प लगते थे, किसी हॉर्न की तरह। और पता है सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्या चीज़ थी? वो थे उनके चेहरे। वो अभी भी इंसान जैसे लग रहे थे। इंसानी चेहरे, इंसानी मुस्कुराहट, इंसानी हंसी, पर जिस्म धीरे धीरे इनह्यूमन होता जा रहा था। और वो सब एक ही चीज़ कर रहे थे, डांस। सारा की वॉइस बीच में ही कंप्लीटली क्रैक हो गई। ये सब देखने के बाद वो गा ही नहीं पाई, बस खड़ी रह गई, मुंह खुला हुआ, आंखों में शॉक और बिल्कुल फ्रीज। साउंड बोर्ड पर हसन था, उसका चेहरा भी एकदम ग्रे पड़ चुका था, जैसे किसी भी मूवमेंट पर हसन बेहोश हो सकता है।
इस समय पर सिर्फ नोरा, लैला, मरियम और फतिमा ही परफॉर्म कर रहे थे, वो भी सिर्फ मसल मेमोरी और परफॉर्मेंस डिसिप्लिन की वजह से। उनका दिमाग तो डर से ब्लैंक पड़ चुका था, पर बॉडी अभी भी रूटीन को फॉलो कर रही थी। अब मेहमानों जैसी तो कोई भी चीज़ बची नहीं थी। नीचे जो लोग थे उनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी हमारे सामने परफॉर्मेंस करने आए हुए हैं वो बिल्कुल थक चुके हैं या फिर उन्हें डर लग रहा है। वो लोग तो और भी जोर से नाचने लगे। उनकी हरकतें और भी साफ तौर पर इंसानी हदों से बाहर होती जा रही थी, इसलिए नोरा गाती रही। उसकी आवाज़ टूटने लगी, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे, मेकअप को पूरी तरीके से बिगाड़ते हुए। बाकी लोग भी किसी तरीके से बस जैसे तैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे, जैसे उनकी हिम्मत बस एक धागे से लटकी हुई हो। समय का तो कोई मायना ही नहीं रह गया था। हर गाना घंटों लंबा लगता। नोरा की दुनिया बस अगला सुर, अगली सांस, अगले पल में थी। बस वो खुद को कंट्रोल कर रही थी कि मैं बस बेहोश ना हूँ या फिर चीखूँ ना, चिल्लाऊँ ना, जिससे सबकी अटेंशन मेरे ऊपर ना आ जाए। और फिर घड़ी से पता चलता है कि रात के 3 बजते हैं और 3 बजते ही अचानक से जो पूरा मेंशन था, जिधर लाइट्स, सब जगह लाइट्स लगी हुई थी, वो अचानक से सारी की सारी लाइट एक ही पल में बुझ जाती है और एकदम से कंप्लीटली अंधेरा हो जाता है। इतना अंधेरा कि बगल में खड़े इंसान को भी आप देख नहीं पाते। वहाँ पर ना तो कोई सड़क की लाइट थी, ना ही कोई आसपास की चमक, और उस रात तो चांद की रोशनी भी बहुत लो थी। नोरा को अपना हाथ भी अपने चेहरे के आगे नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर इनका गाना रुका नहीं, बस अचानक से खत्म हो गया। अचानक से एकदम कंप्लीटली साइलेंस। जो लोग वहाँ पर नाच रहे थे, अब उनके ना तो सांसों की आवाज़ आ रही है, ना कुछ बोलने की आवाज़। सिर्फ कुछ आवाज़ आ रही थी, वो थी सबके कपड़ों की। जैसे मतलब जैसे आप हिलते हो तो थोड़ा कपड़ों की आवाज़ आती है ना, ऐसे ऐसे कपड़ों से आप हाथ वाथ लगता है, तो सिर्फ वो आवाज़ पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। और जिस आंगन में सैकड़ों लोग इतने हाई एनर्जी के साथ नाच रहे थे, वो अचानक से एकदम सन्नाटे में बदल गया। यल्ला यल्ला, ये लैला के वर्ड्स थे जो उस समय पर एकदम साइलेंट को चीरते हुए सबने सुने। यल्ला यल्ला का मतलब होता है कि चलो जल्दी करो। ये आप तब बोलते हो जब आपको जल्दी जल्दी कहीं से किसी सिचुएशन से निकलना हो तो। और ये सुनते ही लैला और उसका क्रू वहाँ से भागने लगा। उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ दिया, अपना सारा साउंड सिस्टम और जितने भी वहाँ पर उनके इंस्ट्रूमेंट थे, सब कुछ। वो अंधेरे में बस अंधाधुन भागने लगे। नोरा ने भागते हुए जब उसकी एड़ी कालीन में फंसती है तो उसने तो अपने जूते भी उतार दिए और फिर नंगे पैर वहाँ से भागने लगी। ये महल इतना बड़ा था जैसे कि ऐसा लग रहा था इसका एंड ही नहीं है। ये लोग बस भागते जा रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, और वहाँ इतने सारे कमरे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था। बट ये लोग रुके नहीं, बस भागते गए और भागते गए। एंड देन फाइनली ये लोग इस मेंशन के बाहर आ जाते हैं। वो रेगिस्तान जो पहले इस महल को घेरे हुए एक भयानक चीज लग रहा था, अब इनको फ्रीडम जैसा महसूस होने लगा था। खुली जगह, तारों भरा आसमान और कुवैत शहर की दूर चमकती हुई रोशनी ये बता रही थी कि घर किस दिशा में है। वो अपनी कारों तक भागते हुए, कांपते हुए पहुंचते हैं। ये लोग आगे भागते हुए जाते हैं एंड देन सडनली इनको वही 2 गाड़ियां मिलती है जिसमें लोग अपने वो वाटर टावर से यहाँ तक आए थे। वहाँ पर वो ड्राइवर भी होते हैं। ये लोग सीधा गाड़ियों में बैठते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं जल्दी से हमें वहाँ ले जाओ। ड्राइवर जल्दी से गाड़ियों में बैठते हैं एंड इनको चलाते हुए वाटर टावर तक ले जाते हैं। और जब नोरा और उसके क्रू मेंबर्स को सिटी की जगमगाहट और वहाँ पर लोग धीरे धीरे दिखने लग जाते हैं, नोरा समझ जाती है कि फाइनली ये लोग एटलीस्ट अपने शहर में तो आ चुके हैं। इसके बाद ये लोग सिटी में एंटर कर जाते हैं। ये सिटी में एंटर करने तक तो रुके भी नहीं, इन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और जब वो शहर के बाहरी इलाके में एक पेट्रोल स्टेशन पड़ता है, वहाँ पहुँचते हैं, तब जाके वहाँ पर एक स्टॉप लेते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि अब तक सूरज निकल आया था, एक रोशनी थी सूरज की जो इन तक पहुँच पा रही थी, और उसी की वजह से इन्हें थोड़ी सी हिम्मत मिली थी। नोरा और उसका पूरा क्रू एक दूसरे को देखे जा रहा था। सब बहुत थके हुए, बहुत डरे हुए थे। सबकी आंखों में डर इतना क्लियर दिख रहा था कि मानो उन्होंने अभी मौत को देखा है। और उनमें से कोई भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहा था कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, उनके साथ क्या हुआ, क्या फील करा, कुछ भी नहीं। सब बस शांत थे। अब अगले दिन नोरा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस में जाकर पूरी पुलिस कंप्लेंट फाइल करती है कि कैसे उसे बुलाया गया था। वो वहाँ जाती है, वहाँ इतने सारे लोग थे सब, और पुलिस भी बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। एंड देन नोरा इनको एक लोकेशन देती है जहाँ पर वो पूरा मेंशन था। और जब वो लोकेशन देती है ना, वहाँ से चीज़ें अजीब हो जाती है। एक पुलिस वाला नोरा के साथ वहाँ जाता है। वहाँ पानी का टावर तो था, लेकिन उस टावर के बाद जब ये अंदर की साइड जाने लगता है, रेगिस्तान के अंदर, तो वहाँ कोई मेंशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रेत में पिछली रात को जिस गाड़ी से आए थे उसके टायर के निशान तो थे, लेकिन लोकेशन में पहुँचने के बाद वहाँ कोई मेंशन नहीं था।
पुलिस वाला नोरा को बोलता है शायद आपके साथ किसी ने मजाक करा है, या फिर आप वेडिंग में परफॉर्म कर करके इतना थक गए हो कि शायद आपको ऐसा धोखा हुआ हो। नोरा को क्लियरली पता था कि नहीं, ये सब थकावट या किसी मजाक की वजह से नहीं हुआ। कल रात को जो हुआ था वो बिल्कुल सच था, और इसे सिर्फ नोरा नहीं बल्कि उसके पूरे क्रू ने फील करा था। बट ऑब्वियसली अब जब जहाँ नोरा खड़ी है सामने कोई मेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नोरा प्रूव तो नहीं कर सकती। तो पुलिस वाले को जाने को बोल देती है। पुलिस वाला अपने घर चला जाता है, नोरा अपने घर आ जाती है। और अगले दिन नोरा लाइब्रेरी में जाती है इन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करने, छानबीन करने के लिए। और कई सारी किताबें, कई सारे आर्टिकल्स, इन सब से गो थ्रू करने के बाद नोरा को एक आर्टिकल ऐसा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ, उस रेगिस्तान में एक हवेली थी, बहुत बड़ा मैंशन सा था, लेकिन वो 1987 में लास्ट बार यूज़ हुई थी। उसके बाद वो खंडर में बदल गई थी एंड देन उसको तोड़ दिया गया था। अब नोरा ये सब देखने के बाद घर आ जाती है एंड देन वो अगले कुछ हफ्तों तक उस आदमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिसने उसको हायर करा था, जिसने उसे शुरू में कॉल करी थी कि मेरी बेटी की शादी है, आपको आना है, ये सब। वो उसे बार बार कॉल बैक करने की कोशिश करती है, बट सामने से कोई जवाब नहीं आता। इनफैक्ट जिस कुरियर कंपनी के थ्रू पैसे भेजे गए थे उसके पास भी इस एनवेलप का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, मानो सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। और नोरा ने इस इंसिडेंट के बाद से कोई भी वेडिंग में जाकर परफॉर्म नहीं करा। इनफैक्ट वेडिंग क्या, उसने कभी भी परफॉर्म ही नहीं करा। नोरा उस समय पर 35 साल की थी और काइंड ऑफ अपने करियर के पीक पर थी। लोग उससे पूछते कि तुम परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, तुम क्यों नहीं जा रही गाने गाने, तो वो नए नए बहाने दे दी थी। कभी बोलती परिवार के लिए टाइम चाहिए, कभी बोलती शेड्यूल इतना बिजी है कि समय नहीं मिल रहा, तो कभी कुछ और बहाने। जो उसे पास से जानते थे वो समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है नोरा के साथ, वरना गाने छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी इतने टॉप पर आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो जितने भी पास वाले लोग होते हैं वो नोरा के ऊपर दबाव नहीं डालते। हालांकि ये कहानी आखिर में फैल ही गई। कुवैत एक छोटा सा शहर है, लोग बातें करते हैं, धीरे धीरे ये किस्सा चल पड़ा। हर बार इसको और ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर लोग शेयर करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उसको शादियों में भूत दिखे, तो कुछ लोगों ने कहा नोरा बस अटेंशन पाने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जो भी लोग नोरा को जानते थे ना, वो सब एक चीज़ जानते थे कि नोरा को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है अटेंशन पाने के लिए। उस समय पर जितनी अटेंशन नोरा को मिल रही थी उतनी किसी को नहीं मिल रही थी, तो फिर नोरा को ऐसे झूठ बोलने का या ऐसी कहानियां बनाने का क्या ही फायदा मिलेगा। इस्लामिक परंपरा में जिन एक वास्तविक हस्ती है जो कि आग से बने होते हैं। ये इंसानों के बीच में ही रहते हैं और अलग अलग रूप ले सकते हैं। ये जिन कोई अलादीन वाले जिन नहीं है कि चिराग को घिसा और जिन सामने आ गया। ये प्रॉपर जिन है जो कि आपके ही बीच में रहा करते हैं। इनका खुद का वजूद होता है, इनके परिवार भी होते हैं और अपने रूल्स के हिसाब से ही अपनी जिंदगी जीते हैं। कभी कभी गलती से इनकी दुनिया और हमारी दुनिया टकरा जाती है, और जब ऐसा होता है तो इसके लिए भी रूल्स बने हैं। जब जिन आपके सामने आएंगे या फिर आपको सम्मानित करेंगे तो आपको वहाँ रहना है, आपको वहाँ खुशी से रहना है, उनकी मेहमान नवाजी एक्सेप्ट करनी है। आप इन सबको बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। आप उनको नाराज नहीं कर सकते और ना ही उनसे डरकर भाग सकते हो, बल्कि आप वेट करते हो उनकी परमिशन मिलने का। और जब वो परमिशन देते हैं, जब वो चाहते हैं, तब आप वहाँ से सुरक्षित जा सकते हो। और जब उनकी परमिशन के साथ आप वहाँ से चले जाते हो तो आपके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने उन्हें नाराज़ कर दिया या फिर उनको दिखा दिया कि हमें पता है तुम जिन हो, हम डर रहे हैं, हम यहाँ से भाग रहे हैं, तो शायद आपके साथ कुछ हो जाए। वेल, नोरा के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। नोरा को कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था, लेकिन नोरा वहाँ से भागती नहीं है। वो गाना जारी रखती है और तब तक नहीं भागती जब तक उसको सिग्नल ना मिल गया हो। और शायद इसी वजह से नोरा सेफली अपने घर भी पहुँच जाती है। और ऐसे ही समाप्त होती है नोरा की कहानी। ये कहानी कुवैत में बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, और अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में भी फैल रही है। तो आपको क्या लगता है, ये जो नोरा की कहानी थी, क्या ये सच थी या फिर सही में नोरा ने उस समय अटेंशन पाने के लिए एक झूठ बोला था? जो भी आपको लगता है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।